मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग आज अध्ययन करेंगे भारतीय लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ। भारतीय लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ पर अगर चर्चा करें तो भारतीय लोकतंत्र के तीसरा स्तंभ, भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका को माना जाता है। और न्यायपालिका का अगर उल्लेख संविधान में देखें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 6 में दिया गया है। भाग 5 में देखेंगे तो इसका उल्लेख आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के मध्य, और यहां पर आपको उल्लेख मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। भाग 6 के अंतर्गत अगर आप अध्ययन करेंगे तो यहां पर आपको दो तरीके से अध्ययन करना है। एक भाग पर देखना है, एक बार आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक अध्ययन करना है, और इस पे हाई कोर्ट के संबंध में उल्लेख किया गया। दूसरे स्टेप पर अगर बात करें हम लोग तो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक में अध्ययन करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को। तो अब यहां पूरा आ जाएंगे भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ या तृतीय स्तंभ की जब बात करते हैं तो किसकी बात आती है? न्यायपालिका की। और न्यायपालिका का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात की गई। अगर भाग 6 में बात करेंगे, भाग 6 के अंतर्गत, तो भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक में हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया, उच्च न्यायालयों की बात की गई है, उच्च न्यायालयों के संबंध में उल्लेख किया गया है। और फिर उसके बाद आर्टिकल 233 से 237 तक अध्ययन करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालयों में आप देखेंगे तो न्यायपालिका के उस स्तंभ की बात की जाती है जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से लेकर के, अर्थात जिला न्यायालय से लेकर के उसके नीचे कार्य करने वाले न्यायिक पायदानों की चर्चा की जाती है। अगर भारतीय लोकतंत्र की न्यायपालिका या भारतीय लोकतंत्र के तृतीय स्तंभ न्यायपालिका की बात करें तो भारत का जो संविधान है उसमें शासन व्यवस्था तो संघीय है। भारत का संविधान जो है उसके तहत शासन व्यवस्था तो संघीय है, लेकिन न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका एकीकृत या इकहरी, एकीकृत या इकहरी। और इस एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका की बात करें तो एकीकृत इकहरी न्यायपालिका से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं इनकी संरचना एक जैसी है, और यही सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का भी डिसीजन देता है, राज्य सरकारों के संबंध में भी निर्णय देता है, और जिला न्यायालयों और उससे छोटे अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में भी इसी के माध्यम से चर्चा की जाती है। अब अगर बात करें एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका के अलावा और क्या इसकी संरचना, तो इसकी संरचना, अगर न्यायपालिका की संरचना के विषय में बात करें तो संरचना इसकी कैसी है? संरचना के विषय में जब चर्चा करेंगे तो इसकी संरचना देखें तो संरचना कैसी है? शंकु की आकृति की। कैसी? शंकु की आकृति की। या कहीं कहीं पर अगर शंकु ना मिले आपको तो यह कहा जा सकता है पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा। ये दो बातें भी आपसे पूछी जा सकती कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना या उसकी आकृति कैसी है, तो शंक्वाकार है, यह शंकु के आकार की है और पिरामिड नुमा आकृति है। पिरामिड नुमा इसकी संरचना की गई है, और उस पिरामिड नुमा संरचना में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपरी पायदान पर आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, और सबसे निचले पायदान पर अगर न्यायपालिका में देखें तो सबसे निचले पायदान पर आपको न्याय पंचायतों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस संरचना के बाद जब इस आप स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी आकृति कैसी, शंक्वाकार। उस शंक्वाकार आकृति में क्या वर्णन, क्या उल्लेख किया गया है, इस संबंध में देखते हैं। तो इस संबंध में देखने पर देखेंगे इस तरीके की बात का जिक्र आता है। तो यहां पर हम लोग देखें तो ये बात की गई शंक्वाकार स्थिति पे ये ऐसे बन जाएगा, और इस स्थिति के शीर्ष पर कौन होता है? शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन आते हैं? उसके नीचे हाई कोर्टों का उल्लेख किया। हाई कोर्ट से नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आती है।
या अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और नीचे जाएंगे तो उसके नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय है, और इन अधीनस्थ न्यायालयों से अधीनस्थ न्यायालय और इन अधीनस्थ न्यायालयों के नीचे भी जाएंगे तो सबसे नीचे न्याय पंचायतों का जिक्र है, न्याय पंचायतों का। अब अगर न्याय पंचायतों के संबंध में देखेंगे तो यहां से भी आपसे प्रश्न हल किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो न्याय पंचायतें, इनका उल्लेख सबसे पहले 1947 में पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या किया गया। 1947 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में न्याय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। न्याय पंचायतों को सर्वप्रथम 1947 में कहां पर लागू किया गया, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया। यहां पर अगर इस संरचना में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 से 147 तक है। फिर उसके बाद अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख कहां से कहां तक अभी बताया गया है, पुनः आप इसको गौर करेंगे। सबसे पहले बताया गया आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 232 तक में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 233 में। और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों का 234 से लेकर के 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में चर्चा की गई। अब हम लोग अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में, हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 124 से शुरू करते हैं। 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 137, 139, 141 और 143, इन अनुच्छेदों पर आपको गौर करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन पर बात क्या कही गई। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें, कि अनुच्छेद 124 के तहत ही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से किया जाएगा, और इसी के कुछ भाग हैं। अनुच्छेद 124 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक आपको पढ़ना। उसी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, उनके द्वारा शपथ ग्रहण के संबंध में, उनके अपदस्थ किए जाने का प्रावधान आदि का उल्लेख आर्टिकल 124 में ही किया गया। अब अगर बात करें आर्टिकल 125 में क्या दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में जिक्र किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 125 ध्यान रखना है। 126 में क्या किया गया है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान किया गया है किसमें, आर्टिकल 126 में। तो 127 में फिर पूछा जाएगा क्या दिया गया है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तो इसके संबंध में अभी हम थोड़ी देर में ही आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 129 में क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय, मतलब इसके द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को साक्ष्य के रूप में या नजीर के रूप में अन्य जगह पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 130 में क्या प्रावधान किया गया है, तो 130 में प्रावधान किया गया है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में स्थापित है, लेकिन इसकी सुनवाइयों के लिए इसकी सुनवाइयां अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं, जैसे कि श्रीनगर और हैदराबाद में 2 बार हो चुका है। तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे, अभी हम आगे जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के स्थान का जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 130 में। 131 में बात करें तो क्या दिया गया है, तो 131 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। क्या दिया गया है, आरंभिक अधिकारिता के संबंध में जिक्र किया गया है। आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, कि जब एक तरफ संघ होगा और दूसरी तरफ कुछ राज्य होंगे, या दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद होगा, तो उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के तहत दिया जाता है। 137 में बात करेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन का जिक्र किया गया है, पुनर्विलोकन का जिक्र किया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होगा, तो जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश या निर्णय दे दिए गए हैं, उनके संबंध में क्या एक्टिविटी होगी, तो उनका पुनरावलोकन कर सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 137 में प्रावधान किया गया।
139 में अगर बात करें क्या प्रावधान किया गया है, तो यहां पर कुछ रिट निकालने की वैसे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फंडामेंटल राइट के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत रिटें जारी करता है। लेकिन हम लोग अगर यहां अध्ययन करें 139 में, तो 139 में क्या प्रावधान किया गया है, तो 139 में प्रावधान किया गया है कि जब मौलिक अधिकारों से इतर कुछ मामलों में रिटें जारी करनी होंगी तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 141 में देखेंगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं, ये जो निर्णय होते हैं ये क्या होंगे, निर्णय या आदेश ये क्या होंगे, दूसरे न्यायालयों के लिए आबद्ध कर होंगे। आबद्ध कर का मतलब क्या है, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया जाएगा उसका किसी को अवमानना या उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होता। अन्य न्यायालयों, अन्य राज्यों के न्यायालयों में भी उसे उसी रूप में स्वीकृत किया जाएगा। अनुच्छेद 143 में क्या है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्श के संबंध में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधि संबंधी मामलों में जिसपे उसको लगता है कि विधि संबंधी मामलों में कुछ न्यायालय से परामर्श लेने की आवश्यकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। आर्टिकल 143 में जिक्र किया गया। तो हम लोग जब अध्ययन करेंगे अभी पहली क्लास में, तो इसी बात का पहले स्टेप पर यही बात का अध्ययन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान क्या है। तो पुनः एक बार देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से आर्टिकल हमको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन पढ़ना है। इसी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, अर्हताएं, उन्हें शपथ और उनकी क्या कहते हैं अपदस्थ किए जाने के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो अभी हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अनुच्छेद 125 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 125 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन और भत्तों के संबंध में जिक्र किया गया है कि दूसरी अनुसूची में प्रावधान वेतन भत्ते उन्हें दिए जाएंगे और उनमें किस तरीके से समय पर बदलाव किया जा सकता, क्या किया जा सकता, क्या नहीं, इसके संबंध में जिक्र किया। अनुच्छेद 126 में देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान होता है। उस पर कैसे नियुक्ति होती, किसको नियुक्त किया जाता है, इस संबंध में हम 126 के तहत देखेंगे। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया। जब कभी ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में समुचित न्यायाधीश नहीं है उन बैठकों के लिए, उस कार्यक्रमों के लिए, उनके संचालन के लिए, तो क्या कर सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 में किया गया। 129 में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख का मतलब है कि वो नजीर या साक्ष्य के रूप में उसके निर्णयों को लिपिबद्ध करके रखा जाएगा। इस संबंध में प्रावधान किया गया। और अभिलेख का दूसरा तात्पर्य क्या होता है अभी हम आगे चल करके देखते हैं। अनुच्छेद 130 में क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के स्थान का जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित है वो नई दिल्ली में है। और उसके बाद अगर बात करें कि उसको और किन्हीं स्थानों पर सुनवाई के लिए आयोजित किया जा सकती है उसकी बैठकें, तो इसी संबंध में प्रावधान किया गया। 2 जगह बैठकें हो चुकी हैं इस संबंध में अनुच्छेद 130 में। 131 में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के संबंध में उल्लेख किया गया है। 137 में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध में जिक्र किया गया है। 139 में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रिटें निकालने के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 141 में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों पर आबद्ध कर होते हैं, इस संबंध में प्रावधान किया गया। 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संबंध में जिक्र किया गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में प्रावधान क्या है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कैसे की गई। यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का एक क्या कहता है, अनुच्छेद 124 में एक में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से किया जाएगा। अनुच्छेद 124 अब इस पे बात करेंगे। अनुच्छेद 24(1) पे, 24(2) पर, 24(3) पर, 24(4) पर, 24(6) पर और 24(7) पर, ये इतने बिंदुओं पर बात करेंगे। तो इस पर क्या किया गया है इसके संबंध में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 124 में क्या प्रावधान किया गया है। तो 124 में देखेंगे अनुच्छेद 124(1) में गठन का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश, वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। और इसे समय समय पर संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अगर समय समय पर संसद द्वारा परिवर्तित किया गया है तो इस संबंध में जो संख्या बढ़ाई जाएगी
विधि द्वारा उसी संख्या को मान्यता प्रदान की जाएगी। तो वर्तमान समय में क्या है, 1 और 34। अगर स्टार्टिंग की बात देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तब उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की बात की गई थी। अगर पुनः और पीछे चलेंगे 1973 के तहत 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की स्थिति पीछे हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही भारत के संवैधानिक इतिहास में। वहां पर जाकर के देखेंगे वीडियो पे तो आपको मिल जाएगा कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश था वो लॉर्ड एलिजा इम्पे था। फिर नियुक्ति के संबंध में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कैसे करेगा, तो उसके लिए नियुक्ति के संबंध में क्या है कि उसके पूर्व सिफारिश की जाएगी कि किस तरीके से नियुक्ति की जानी है और सिफारिश जो की जाएगी उसके लिए अर्हता होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर अर्हता के संबंध में बात करें तो इसमें का या खा और गा के संबंध में हम बात कर सकते हैं इस तरीके से। पहले इसकी कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को नंबर 1 भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ क्या हो, उसकी पहली शर्त है कि वो किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में, या कह सकते हैं 1 या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो तब। या फिर अगर ये शर्त फुलफिल नहीं करता है तो दूसरी शर्त क्या है, या इसके कंडीशन पे अगर ये शर्त ना हो तो उसने क्या किया हो कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या किया हो, उसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता का पद, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अगर ये भी शर्त नहीं पूरी होती है तो या फिर एक कंडीशन और दी जाती है कि वो क्या हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या माना जाएगा कि उसे तीनों में से किसी एक शर्त को क्या है कि एक या एक से अधिक न्यायालयों में क्या किया हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। दूसरी कंडीशन है 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या किया हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। या तीसरी शर्त क्या है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अगर ये इन शर्तों में से कोई एक शर्त फुलफिल करता है भारत के नागरिक होने के साथ साथ, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब देखेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपदस्थ कैसे किया जाता है। तो अपदस्थ करने की बात देखें तो इसकी 2 शर्तें होती हैं। आधार क्या है, इसके 2 आधार हैं। आधार क्या है, 2, और 2 आधार कौन है, नंबर 1 साबित कदाचार या असमर्थता, साबित कदाचार या असमर्थता। 2 कंडीशन हो कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश पर कदाचार सिद्ध हो जाए, और दूसरा असमर्थता। और साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे प्रावधान पर संसद अनुच्छेद 124 के तहत 124(4) के तहत बहस करके क्या करे, अपने उपस्थित तथा मतदान देने वाले 2 तिहाई अपने उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे, और उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति स्वीकार कर ले, तो उस न्यायाधीश को उस स्थान से अपदस्थ किया जा सकता है, उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन बनाई गई है, इसलिए इस प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहती है। बहुत जल्दबाजी में विधानमंडलीय सरकारें किसी भी न्यायाधीश को अपदस्थ नहीं कर सकती, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। अब देखेंगे, बात करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो अनुच्छेद 124(6) के तहत दिया गया प्रावधान कि शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करेगा, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व
राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, समक्ष क्या करेगा? समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, शपथ या फिर प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान करेगा। प्रतिज्ञान का मतलब जो पढ़ी जाएगी शपथ उसको वो रिपीट करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और ये जो शपथ या प्रतिज्ञान करेगा इसका प्रारूप जो होगा वो प्रारूप कैसा होगा? तीसरी अनुसूची के अनुसार होगा। तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही शपथ ही ग्रहण करेगा। किसके समक्ष? प्रत्येक न्यायाधीश शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति के समक्ष। अब फिर बात करें, अभिवचन की बात की गई है कि अभिवचन सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायाधीश एक बार व्यक्ति रह चुका होता है वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट तथा पूरे भारत में ना तो किसी न्यायालय में और ना ही किसी पदाधिकारी के समक्ष अभिवचन या वकालत का कार्य करेगा। ये प्रतिबंध किस पर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर ये प्रतिबंध युक्त लगाए गए कि वो क्या करेंगे? वो ना तो किसी पदाधिकारी और ना ही किसी न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश के समक्ष अभिवचन या क्या करेंगे? अभिवचन का कार्य या अधिवक्ता के रूप में किसी व्यक्ति की, किसी पद की, किसी अन्य तरीके की बात या वकालत या अभिवचन नहीं करेंगे। तो ये प्रावधान हो गए अनुच्छेद 124 में। 124 1 2 3 4 और उसके बाद 6 और 7। अगर 5 में पूछे कि आप 5 क्यों छोड़ दिया गया सर, तो 5 छोड़ने की बात है जो अपदस्थ किए जाने की प्रक्रिया है, इसी की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 124 5 में, इसलिए कोई प्रावधान इस पर नहीं लिखा गया। तो ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 124 हो गया। अनुच्छेद 125 के तहत बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर कुछ बातें हम लोग नोट कर लें तो आसानी हो जाएगी। जैसे वर्तमान समय में क्या प्रावधान है, तो देखिएगा 124 में क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अब इनके वेतन भत्तों के संबंध में जो उल्लेख किया गया है वो वेतन भत्ते कहां से प्राप्त होंगे? भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? संचित निधि से प्राप्त होते हैं। और ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन पर क्या प्रावधान किया गया है? इसके अलावा अगर ये बात करें तो ये संचित निधि के तहत होते हैं और वही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं दूसरी अनुसूची में जो उल्लिखित किए गए, दूसरी अनुसूची में जो वर्णित है। और जब तक कि संसद प्रावधानित न करे या इनमें कोई बदलाव न करे तो दूसरी अनुसूची के अनुसार दिए गए वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। अब क्या करेंगे? अब यहां पर देखें सुप्रीम कोर्ट में एक क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो अन्य न्यायाधीशों को क्या वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं? अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उसको वर्तमान समय में 2,80,000 रुपए, 80,000 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। प्रतिमाह प्राप्त होते हैं किसके रूप में? वेतन के रूप में। किसके रूप में? वेतन के रूप में इसे प्राप्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होते। अन्य न्यायाधीशों को तो 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होता। 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होते। तो ये आर्टिकल 125 हो गया। आर्टिकल 125 में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया। इनका उल्लेख, इन्हें वेतन या भत्ते किससे मिलते हैं? भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। वेतन भत्ते या पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि से प्राप्त होते हैं। फिर इसका उल्लेख कहां पर किया गया? अनुसूची 2 में। जब तक अनुसूची 2 में कोई वर्णन नहीं किया जाएगा, बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। और अगर संसद इनमें बदलाव करती है, सरकार इनमें बदलाव चाहती है, तो उसे दूसरी अनुसूची में संशोधन करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना प्राप्त होता है? 2,80,000 रुपए प्रतिमाह। और अन्य न्यायाधीशों को कितना होता है? 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आर्टिकल 125 की बात हो गई। अब हम लोग बात कर ले आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में क्या उल्लेख किया गया है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो यह ध्यान रखना है आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश किसी तरीके से काम करने में सक्षम न हो, आर्टिकल 126 में ध्यान रखेंगे इस पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकारी
मुख्य न्यायाधीश के संबंध में उल्लेख किया गया। मुख्य न्यायाधीश, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब ये नियुक्ति कब की जाती है, कैसे की जाती है, तो यहां पर ध्यान रखना है, ये नियुक्ति तब की जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो किसमें? अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त रूप में तब तक के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर पुनः आसीन नहीं हो जाता। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 126 में। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किससे, कैसे? अन्य न्यायाधीशों में से नियुक्त की जाती है और उसे तब तक नियुक्त किया जाएगा जब तक कि क्या कहते हैं, पुनः मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर आसीन नहीं हो जाता। फिर बात करें अगर हम लोग आर्टिकल 127 की, तो 127 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया। अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या कैसे की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के परामर्श से। और कैसे? जब उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम के रूप में, गणपूर्ति के रूप में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 127 के तहत। 129 के तहत हम लोग बात करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। तो इस अभिलेख का तात्पर्य क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होगा। यह भारत का सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा अभिलेखी न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है। अब अभिलेख के तात्पर्य क्या होते हैं? तो अभिलेख के तात्पर्य दो होते हैं। एक, इसके तात्पर्य, पहला तात्पर्य क्या होगा? तो इसके निर्णयों को साक्ष्य या नजीर के रूप में लिपिबद्ध रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? साक्ष्य या नजीर के रूप में कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि अवमानना पर दंड करनी, अवमानना के लिए दंडित करने का प्रावधान। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया गया और किसी व्यक्ति ने उसकी अवमानना या उसकी आलोचना की, तो किसी तरीके से आलोचना या अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकता है। यह संबंध भी, ये प्रावधान भी किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 129 में ही उल्लिखित किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 130 में क्या किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात की गई है कि इसका स्थान क्या होगा। तो स्थान आप पहले से जानते हैं, कहां पर है? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, दिल्ली में है। अब क्या है, क्या अन्य स्थानों पर इसकी बैठकें बुलाई जा सकती हैं? तो यहां पर ध्यान रखना है, अन्य स्थानों पर, जैसा कि एक बार श्रीनगर में भी इसकी बैठक आयोजित की गई है और एक बार हैदराबाद में। अब इसको आप ऐसे समझ के ध्यान रखेंगे कि जब कभी ये लगे कि न्याय चाहने वाला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, उसकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की सक्षमता नहीं है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट वहां पर भी जाकर के अपनी बैठकें आयोजित कर सकता है और निर्णय दे सकता है। अब तक क्या हुआ है? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है, उसने अपनी बैठकें श्रीनगर और हैदराबाद में भी आयोजित की हैं। अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 131 की, तो 131 में क्या प्रावधान किया गया है? तो 131 में देखेंगे क्या प्रावधान किया गया है। 131 में प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता का, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता का। 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, अगर इस आरंभिक अधिकारिता की बात करें, आरंभिक अधिकारिता, और इस आरंभिक अधिकारिता की बात करें तो इस सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या होगी? तो आरंभिक अधिकारिता की अगर बात करें तो इस पर क्या होगा? जब क्या हो, दो या दो से अधिक
2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, अब इस मध्य में जो विवाद होगा उसका निर्णय कैसे किया जाएगा, तो उसका निर्णय कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। फिर या दूसरी कंडीशन हो सकती, एक तरफ एक राज्य हो, एक तरफ कई राज्य हो, एक तरफ कई राज्य हो, एक तरफ एक राज्य हो, एक तरफ कई राज्य हो, या एक तरफ 2 या 2 से अधिक या 1 या 1 से अधिक राज्य हो और एक तरफ कई राज्य हो, उनके मध्य को कोई विवाद हो तो उसका निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरी कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि एक तरफ संघ हो, एक तरफ क्या हो, एक तरफ संघ हो और दूसरी तरफ क्या हो, दूसरी तरफ 1 या 1 से अधिक राज्य हो, 1 या अधिक राज्य हो, और 1 या 1 से अधिक अगर राज्य हैं तो उनके मध्य का जो विवाद होगा उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के तहत किया जाता है। तो ये आपको आरंभिक अधिकारिता पर कुछ प्रश्न आए हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इतनी जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके बाद क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसके बाद आपने देखा होगा आर्टिकल 137 पर हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 137 पर क्या किया गया है, तो आर्टिकल 137 पर देखें तो 37 पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अब इस पुनरावलोकन की शक्ति पर अगर चर्चा करें तो क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय आदि को या तो बदल सकता है, या तो रोक सकता है, या उनमें विराम लगा सकता है। ऐसी स्थितियों के लिए उसके पास शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ग्रहण कहां से की गई, यह शक्ति कहां से ग्रहण की गई, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बना दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, प्रश्न बना दिया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किन 2 संविधानों में किया गया, तो भारत में भी है और अमेरिकी संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 137 भी न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में ध्यान रखना है कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय आदि के संबंध में बदलाव कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें आर्टिकल 139 में क्या प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 139 में देखेंगे, 139 में है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रिटे निकालने का प्रावधान, तो कुछ रिटे कौन कौन सी हो सकती, तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट के संबंध में 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और वो 5 प्रकार की रिटें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध लेख और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। उन रिटों के अलावा अगर फंडामेंटल राइट की रिटों के अलावा कोई याचिका या रिट जारी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 139 के तहत जारी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रिटें जारी किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 141 की बात करें तो 141 में मैं बता चुका हूं आपको कि अनुच्छेद 141 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय या आदेश दिए जाते हैं वो अन्य न्यायालयों पर आबद्ध कर होते हैं, लागू होने होते हैं, उन्हें लागू किया जाएगा। इस संबंध में प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 141 में, कि उन निर्णयों को मानने के लिए अन्य न्यायालय बाध्य हैं, उनके खिलाफ कोई निर्णय देने की शक्ति उनमें नहीं है, क्योंकि सुप्रीम न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अब फिर बात करें आर्टिकल 143 की, तो अनुच्छेद 143 में देखेंगे क्या प्रावधान देखेंगे, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें 143 में, तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, क्या है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब इस पर अगर हम लोग चर्चा करें कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श क्या कर सकता है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से
किसी विधिक मामले में या अन्य मामलों में क्या कर सकता है, वो विधि संबंधी परामर्श मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए स्वतंत्र है, चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है तो निर्णय दे और चाहे तो परामर्श दे, चाहे तो परामर्श ना दे। और क्या है, अब उसके द्वारा दिए गए परामर्श को भी राष्ट्रपति मानने न मानने के लिए स्वतंत्र है, चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। अब यहां तक बात हो गई अनुच्छेदों पर। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन बना था, तो सुप्रीम कोर्ट के अगर पहले न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन बना था, तो यहां पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन बना था, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। कौन? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में आपने नाम सुन रखा होगा यूयू ललित। कौन है? यूयू ललित जी। अब यूयू ललित जी का नाम क्या है पूरा? उदय उमेश ललित वर्तमान समय में आपके यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यूयू ललित किस क्रम के न्यायाधीश हैं, किस क्रम के न्यायाधीश यूयू ललित जी। अब उसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के संबंध में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीबी। क्या नाम है इनका? फातिमा बीबी। ये पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। कौन? फातिमा बीबी। अब इसके बाद अगर और जिक्र करें कि सुप्रीम कोर्ट में पहले दलित न्यायाधीश कौन थे, पहले दलित न्यायाधीश की अगर बात करें तो पहले दलित न्यायाधीश जो हैं, दलित न्यायाधीश कौन बने थे? के.जी. बालाकृष्णन। के.जी. बालाकृष्णन जी क्या है? इसके पहले दलित न्यायाधीश थे। उसके बाद बात करें कि स्वतंत्र भारत में पीआईएल का जनक किसे माना जाता है? पीआईएल का जनक किसे माना जाता है, या पीआईएल की शुरुआत किसने की? पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहितवाद या जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? तो आप इस पर पीएन भगवती जी का नाम ध्यान रखेंगे। पीएन भगवती जी का नाम ध्यान रखना है आपको। पीएन भगवती जी को पीआईएल का जनक माना जाता है। फिर अगर और बात करें कि पहले ऐसे न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आसीन हुए, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आसीन हुआ? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर चर्चा करें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, हिदायतुल्ला। तो ये आपको कुछ तथ्य हैं जो इस तरीके से ध्यान रखना है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया जी। वर्तमान समय में न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित जी या यूयू ललित जी। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। पहले दलित न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन। पीआईएल पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन। पहली बार या भारत में पीआईएल का जनक या शुरुआत किसने की? पीएन भगवती जी ने। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे माना जाता है? एम हिदायतुल्ला को। और कुछ तथ्य ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? अधिक समय तक न्यायाधीश कौन रहा? तो अधिक समय तक कौन रहा? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वाईवी चंद्रचूड़ जी का नाम। वाईवी चंद्रचूड़ जी को देखेंगे तो इनका कार्यकाल रहा 7 वर्ष 5 माह। 5 माह तक ये रहे, ये सबसे अधिक समय तक रहे। और अगर पूछा जाए सबसे कम समय तक न्यायाधीश के रूप में कौन रहा? सबसे कम समय तक तो सबसे कम समय तक में आपको के.एन. सिंह मिल जाएंगे। ये के.एन. सिंह कौन है? तो के.एन. सिंह है कमल नारायण सिंह। अब इनका कार्यकाल कितना रहा? तो केवल और केवल 18 दिन तक न्यायाधीश के पद पर रहे। इसलिए सबसे कम समय तक न्यायाधीश के रूप में कौन रहा? तो सबसे कम समय के.एन. सिंह और सबसे अधिक समय तक वाईवी चंद्रचूड़।
तो ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कुछ तथ्यों की बात करें तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो आपने देखा होगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई थी। और उसका पहला न्यायाधीश अभी हमने आपसे पूछा है, कमेंट करके बताना था, तो उस पर आप बताइएगा कमेंट करके पहला न्यायाधीश कौन है। इसके पूर्व में मैं पढ़ा चुका हूं पहला मुख्य न्यायाधीश कौन। फिर उसके बाद बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। उस फेडरल कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को।